हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू विजिट कॉमर्स क्लासेज। आज हम आपके लिए बिजनेस स्टडीज़ का चैप्टर नंबर 6 स्टाफिंग लेकर आए हैं। तो जैसा हमने आपसे प्रॉमिस किया है कि एक बार हम आपको सारे कॉन्सेप्ट क्लियर कराएंगे हर चैप्टर्स के। उसके बाद आपको हम इसके टेस्ट कराएंगे, कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन देंगे आपको, उसको सॉल्व कराएंगे, जिससे आपको आपका पता चल जाए कि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ है या नहीं हुआ है। और हर चैप्टर के कुछ क्वेश्चन सेट करने के बाद फिर हम आपको लास्ट में आपको केस स्टडीज कराएंगे, ताकि और आपको मैं पहले ही बता चुका हूँ कि केस स्टडी आप तब तक सॉल्व नहीं कर सकते जब तक आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होंगे। तो इसलिए मेरा फोकस आपका केस स्टडीज़ पर है। इससे पहले मैं आपको 5 चैप्टर्स के कुछ वीडियोज़ प्रोवाइड करा चुका हूँ। कुछ चैप्टर आपकी एक ही वीडियो में पूरा पूरा हुआ है, कुछ चैप्टर की मैंने 2 वीडियो बनाई हैं। तो आप डायरेक्ट किसी चैप्टर को ना देखें, 1 बाय 1 देखते जाएं, क्योंकि सभी चैप्टर इस सीक्वेंस में आपको अब पिछला चैप्टर समझ नहीं हुआ होगा तो नेक्स्ट चैप्टर आपको समझ में कभी भी नहीं आएगा। इस चीज़ का आप विशेष ध्यान रखें, ठीक है? क्योंकि सारे कॉन्सेप्ट आपस में जुड़े हुए हैं। सारे जो चैप्टर चल रहे हैं अब वो सभी प्लानिंग के फंक्शंस हैं, और आपको ये नहीं पता होगा कि प्लानिंग के फंक्शन होते क्या हैं, तो आप कैसे पढ़ोगे उन चीज़ों को। तो इसलिए आपसे मैं पहले ही कहूँगा कि पहले 500 चैप्टर जो हैं इसके, उनको आप करें, इसके बाद इस चैप्टर को पढ़ना शुरू करें, ठीक है? और आप रेगुलर बेसिस पे आपको रेगुलर वीडियो मिल रही हैं, तो आप रेगुलर वीडियो देखिए और पुरानी वीडियोस का भी रिवीजन करते रहिए, क्योंकि मैं आप लोगों के टेस्ट जैसे ये सारे चैप्टर ख़त्म होंगे उसके नेक्स्ट डे से आपके टेस्ट सीरीज चालू कर दूँगा, ठीक है? तो आप लोगों से मैं आंसर भी लूँगा यूट्यूब पे, तो देखूँगा आप लोग कितने क्वेश्चन के आंसर दे सकते हैं, कितना आपको तैयार है। आपको खुद की तैयारी पता चल जाएगी आप कितने प्रिपेयर्ड हैं। तो चलिए आज हम शुरू करते हैं अपना चैप्टर नंबर 6। सबसे पहले हम बात करें स्टाफिंग की। स्टाफिंग होती क्या है, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ स्टाफिंग। तो देखिए इसके वर्ड्स के अकॉर्डिंग हम देखें, लैंग्वेज के अकॉर्डिंग, कि स्टाफिंग हैज़ बीन डिस्क्राइब्ड एज द मैनेजरियल फंक्शन ऑफ filling and keeping filled the position in the organizational structure. Staffing is process of recruiting right people for the right job. अब देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है ये, कि स्टाफिंग को हम इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं कि ये एक ऐसा मैनेजरियल फंक्शन है जो हमारा जो ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर है उसमें जो पोजीशंस हैं लोगों के लिए, उन पोजीशंस को फिल करना और उनको हमेशा फिल रखना, ये स्टाफिंग का काम है। स्टाफिंग के अंदर हम क्या करते हैं, ये कह रहा है स्टाफिंग का ये प्रोसेस ऑफ रिक्रूटिंग राइट पर्सन फॉर द राइट जॉब, यानी सही पोस्ट के लिए, सही काम के लिए सही इंसान का सिलेक्शन करना ही आपका स्टाफिंग कहलाता है। तो अब देखिए यहाँ पे मैंने एक शब्द यूज़ किया, ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। और ये ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर के बारे में मैंने आपको जो आपका ऑर्गेनाइजेशन करके चैप्टर है, चैप्टर जो पिछला चैप्टर मैंने आपको कराया है, तो उस चैप्टर को आप नहीं पढ़ोगे तो आपको ये ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर तो मालूम नहीं पड़ेगा, और ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर नहीं पढ़ोगे तो आपको ये नहीं पता चलेगा कि कौन सी पोस्ट के लिए क्या किस तरह से होता है स्ट्रक्चर में काम। तो स्टाफिंग आपको बिल्कुल समझ में नहीं आएगा। अब देखिए यहाँ पे इन्होंने एक इमेज शामिल की हुई है, इसको और थोड़ा जूम कर लेते हैं आपके लिए, ठीक है? इसमें वैसे लिखा कुछ भी नहीं है, लेकिन आपको देखने के लिए कि अलग अलग पर्सन्स बनाए हुए हैं हमने अलग अलग डिपार्टमेंट के लिए, जो कि आपस में किसी ना किसी तरह से इंटरलिंक्ड है अलग अलग काम के लिए। तो उन सभी कामों के लिए हमें सही इंसान सिलेक्ट करना है। तो जो रिक्रूटमेंट की प्रोसेस है पूरी, या सही पर्सन का जो सिलेक्शन किया जाता है, वो सबका सब हमारा स्टाफिंग, ये जो मैनेजर फंक्शन है स्टाफिंग का, ये हमारे मैनेजमेंट का थर्ड फंक्शन है। सबसे पहला फंक्शन था हमारा प्लानिंग, सेकंड था ऑर्गेनाइजेशन, और थर्ड है स्टाफिंग। तो इसमें हम क्या करते हैं, जो हमने स्ट्रक्चर तैयार किया उसके अकॉर्डिंग लोगों का रिक्रूटमेंट करते हैं, ठीक है? आगे बढ़ते हैं, इसका इम्पोर्टेंस क्या है। इसके इम्पोर्टेंस की बात करें, यानी स्टाफिंग करते क्यों है, स्टाफिंग की ज़रूरत क्यों है, ऐसी क्या आवश्यकता पड़ी है, इसको मैनेजमेंट में पार्ट में शामिल किया गया है। तो देखिए 1 बाय 1 हम सारे पॉइंट डिस्कस करेंगे। इस कह रहा है सबसे पहले डिस्कवरिंग कॉम्पिटेंट पर्सनल, यानी स्टाफिंग जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट इसलिए है कि ये हमारे लिए एक सही इंसान को सिलेक्ट करने में हेल्प करता है। जैसे लैंग्वेज में कह रहा है, प्रॉपर स्टाफिंग हेल्प्स इन डिस्कवरिंग एंड ऑब्टेनिंग कॉम्पिटेंट पर्सनल फॉर वेरियस जॉब, यानी जो
स्टाफिंग की हेल्प से जो बिल्कुल अपनी किसी पोस्ट के लिए जो सबसे बेस्ट बंदा है या इंसान है उसको सिलेक्ट करने का काम स्टाफिंग के थ्रू ही पॉसिबल होता है। ठीक है, पहला इसका इंपॉर्टेंस ये है। सेकंड, हाई परफॉर्मेंस। ये कह रहा है प्रॉपर स्टाफिंग एंश्योर्स हाई परफॉर्मेंस बाई पुटिंग राइट पर्सन ऑन द राइट जॉब। अब देखिए ये कह रहा है कि स्टाफिंग अब पूरी तरह से अच्छी तरह से काम की जाए तो जो हमारा परफॉर्मेंस है बिजनेस की, ऑर्गेनाइजेशन की, वो बेटर हाई हो जाती है। क्यों? क्योंकि स्टाफिंग के थ्रू हम सही काम के लिए सही आदमी का सिलेक्शन करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, कंटिन्यूस ग्रोथ ऑफ एंटरप्राइज। ये क्या है? प्रॉपर स्टाफिंग एंश्योर कंटिन्यूस सर्वाइवल एंड ग्रोथ ऑफ द एंटरप्राइज। यानी ये कह रहा है कि प्रॉपर और स्टाफिंग होती है तो उससे एंटरप्राइज की प्रॉपर जो ग्रोथ है और सर्वाइवल है वो निश्चित होता है। सर्वाइवल का मतलब है कि मार्केट में टिके रहना, और ग्रोथ का मतलब होता है कि अपने बिजनेस को बढ़ाना। अब ये किस तरह से हेल्प करता है? तो देखिए, स्टाफ अगर आपका अच्छा स्टाफ है तो वो आपके लिए लगातार मेहनत करेगा, आपके लिए वर्क करता है, और अच्छा स्टाफ मिलता है, स्किल्ड स्टाफ मिल जाता है, सही काम के लिए सही इंसान मिल जाता है, तो 100% वो आपकी कॉस्ट को कम करेगा, और कॉस्ट को कम करेगा तो आपको सर्वाइव करने में हेल्प मिलेगी, और आपके प्रॉफिट बढ़ेंगे, उससे आपको ग्रोथ करने में भी हेल्प मिल जाती है। ठीक है, नेक्स्ट है ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज। स्टाफिंग के थ्रू ही ह्यूमन रिसोर्स का मतलब क्या होता है? जो काम करने वाले लोग होते हैं हमारे यहाँ पे, मैनेजर से लेके एक चपरासी तक, ये सभी ह्यूमन रिसोर्स का पार्ट है। लेकिन कई बार मैनेजर को हम इससे अलग कर देते हैं। ठीक है, क्योंकि मैनेजर ही इनसे काम कराता है, इसलिए। तो इसलिए यहाँ पे क्या कह रहा है ये? इट प्रिवेंट अंडर यूटिलाइजेशन एंड ओवर मैनिंग ऑफ पर्सनल्स एंड देयर एंड दस रिड्यूसेज लेबर कॉस्ट। तो ये कह रहा है यहाँ पे कि ये जो स्टाफिंग है वो इस तरह से काम करता है कि जो हमारा जो रिसोर्सेज हैं उनका अंडर यूटिलाइजेशन ना हो, यानी पूरी तरह से हम उनको यूटिलाइज कर सकें, और जो ओवर मीनिंग ऑफ पर्सनल है, जो एक की जगह दूसरा काम कर रहा है, दूसरे की जगह मतलब दूसरे काम को काट रहे हैं या डुप्लीकेशन हो रहा है वर्क का, तो उस सब चीज़ों को ख़त्म करने में हेल्प करता है आपका स्टाफिंग। ठीक है, और इससे लेबर कॉस्ट हमारी कम हो जाती है। और लास्ट है इसका हायर जॉब सेटिस्फैक्शन। इट इम्प्रूव्स जॉब सेटिस्फैक्शन एंड मोरल ऑफ एम्प्लॉय। अब देखिए, इसके जॉब सेटिस्फैक्शन और मोरल कैसे बढ़ता है एम्प्लॉयज़ का? यहाँ पे तो लिख दिया है कि एम्प्लॉय का वो बढ़ाता है, लेकिन देखिए इसको बढ़ाते कैसे हैं वो आपको मैं बताता हूँ। देखिए, अगर किसी इंसान को जिस काम में इंटरेस्ट है, जिस काम में वो एक्सपर्ट है, वो काम उसको और दिया जाता है, जिस काम को करने में उसको अच्छा लगता है, अच्छा फील होता है, तो ऐसे केस में वो उस काम को बड़े दिल से करता है, मन लगा के करता है, और उस काम में उसको मज़ा आता है, तो वो अच्छे से अच्छे परफॉर्म करता है उस काम में। तो उससे क्या होता है? उनका मोरल भी हाई होता है। लेकिन अब ये होता है कि किसी इंसान का मन किसी और चीज़ में, आपका काम उसको दूसरा दे दिया, तो वो उस काम को अपने पूरे मोरल के साथ नहीं करेगा, और उसको उस काम को सेटिस्फेक्शन नहीं मिलेगा। तो स्टाफिंग का काम ही ये है कि राइट पर्सन को राइट जॉब पर रखा जाए, तो इससे उनका एम्प्लॉयज़ को सेटिस्फेक्शन भी मिलता है, उनका मोरल भी हाई हो जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। स्टाफिंग एज अ पार्ट ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, HRM। ये नाम आप सभी ने सुना होगा, कई लोग MBA वगैरह करते हैं तो वो कहते हैं कि हम HR मैनेजर हैं। तो जो स्टाफिंग है वो HRM का पार्ट है, यानी ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का ये पार्ट होता है। इसके अंदर क्या क्या किया जाता है समझ लीजिए एक बार शॉर्ट में। स्टाफिंग फंक्शन डील्स विद ह्यूमन एलिमेंट, यानी स्टाफिंग जो फंक्शन है वो पूरी तरह से ह्यूमन एलिमेंट के साथ ही डील करता है, इसलिए इसको ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट भी बोला जाता है। इसमें उनको सिलेक्ट करने से लेकर एडवर्टाइजमेंट निकालने से लेकर उनको ट्रेनिंग करने तक की जो भी प्रोसेस है सारे आपका स्टाफिंग में की जाती है, और HRM पार्ट इसका माना जाता है। दिस प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन द सक्सेस ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। और ह्यूमन रिसोर्स जिस ऑर्गेनाइजेशन का जितना बेटर होगा, उस कंपनी की या ऑर्गेनाइजेशन की सक्सेस उस पर काफ़ी डिपेंड करेगी। नेक्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है? एज एन ऑर्गेनाइजेशन ग्रो द नंबर ऑफ पीपल एम्प्लॉयड इंक्रीजेज एंड अ सेपरेट डिपार्टमेंट कॉल्ड द ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट इज फॉर्म्ड विच कंसिस्ट ऑफ स्पेशलिस्ट एंड एक्सपर्ट्स इन डीलिंग विद पीपल। अब ये कह रहा है कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जब काम बढ़ता है, जब वो ग्रोथ करती है, तो उसमें काम करने वाले लोगों की संख्या भी बढ़ती चली जाती है। तो ऐसे केस में उनके लिए एक अलग से डिपार्टमेंट तैयार किया जाता है जिसको हम कहते हैं ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट, जिस डिपार्टमेंट में कुछ स्पेशलिस्ट सेलेक्ट किए जाते हैं या हायर किए जाते हैं जो कि ह्यूमन रिसोर्स को बेस्ट यूटिलाइजेशन करने में हेल्प करते हैं। ठीक है, अभी कह रहा है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट इन्वॉल्व्स प्रोसेस। अब देखिए ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में क्या क्या शामिल होता है।
सबसे पहला ये कह रहा है प्रोसेसिंग, सॉरी, प्रोक्यूरिंग, डेवलपिंग, मेंटेनिंग, अप्रेजिंग competent and satisfied workforce to achieve the goals of the organization efficiently and effectively। यानी ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में क्या क्या शामिल होता है, तो ये प्रोकरिंग, प्रोकरिंग का मतलब होता है कि उनको हायर करना या देखना, सेलेक्ट करना, ठीक है। दूसरा क्या है, डेवलपिंग, उनको डेवलप करना, ट्रेनिंग वगैरह प्रोवाइड करा के। तीसरा है मेंटेनिंग, यानी उनको बनाए रखना, ये ना हो कि आपके ट्रेनिंग लेके आपके एम्प्लॉय आपको छोड़ के चले जाए दूसरी जगह पर। इसके अलावा कह रहा है अप्रेजिंग कॉम्पिटेंट एंड सेटिस्फाइड वर्कफोर्स, और जो आपके कॉम्पिटेंट जो अच्छा काम करने वाले लोग हैं उनको प्रेज भी करना ज़रूरी होता है, उनको तारीफ़ करके मोटिवेट करना भी ज़रूरी होता है। एंड सेटिस्फाइड वर्कफोर्स, और एक ऐसी वर्कफोर्स तैयार करना, ऐसे लोग काम करने वाले लोग तैयार करना जो अपने काम से पूरी तरह से सेटिस्फाइड हो, ताकि जो आपके ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स हैं, जो ऑब्जेक्टिव्स हैं, उनको वो पूरा करने में हेल्प कर सकें, पूरी तरह से अपना एफिशिएंटली और इफेक्टिवली वर्क कर सकें। अब देखिए यहाँ पे दो वर्ड यूज हुए, एफिशिएंट और इफेक्टिव। इन दोनों शब्दों को मैंने आपको चैप्टर नंबर जो बन कराया मैनेजमेंट का, नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट, उसमें बहुत डिटेल में समझाया। इस पर केस स्टडी भी बन जाती है कभी कभी, तो आप वो चैप्टर जरूर देखिएगा। आगे बढ़ते हैं, प्रोसेस ऑफ स्टाफिंग, इस चैप्टर का मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है ये, ठीक है। चलिए एक करके पढ़ता देता हूँ आपको। पहले देख लेते हैं कौन कौन से पॉइंट है, फिर हम वो एक एक करके डिस्कस करेंगे। देखिए सबसे पहले एस्टिमेट करते हैं कितनी मैन पावर की ज़रूरत है हमें, यानी कितने लोग चाहिए। इसके लिए फिर हम रिक्रूटमेंट करते हैं, यानी एडवर्टाइजमेंट वगैरह देते हैं, किस तरह से कहाँ से मिलेंगे। फिर हम उनके सिलेक्शन की प्रोसेस करते हैं, सिलेक्ट करने के बाद हम उनको प्लेसमेंट करते हैं, उनको ओरिएंटेशन करते हैं, यानी चीज़ें समझाते हैं उनको कि हमारे यहाँ पे क्या काम है, कैसे होता है। ट्रेनिंग प्रोवाइड कराई जाती है, उनको डेवलप किया जाता है। इसके बाद उनको ट्रेनिंग दे दी, उसके बाद काम पर ला दिया जाता है, उनको परफॉर्मेंस कराई जाती है, फिर उनको मोटिवेशन दिया जाता है, और उनके काम के आधार पर फिर उनको प्रमोशन ऑफ उनके आगे की कैरियर की प्लानिंग की जाती है, ठीक है। तो अब देखिए इनको एक एक करके हम डिस्कस कर लेते हैं। तो देखिए ये बड़ा टॉपिक है। तो देखिए सबसे पहले एस्टिमेटिंग मैन पावर रिक्वायरमेंट, यानी हमारे यहाँ पे कितने लोगों की ज़रूरत है, कितने ह्यूमंस की ज़रूरत है, कितने एम्प्लॉयज़ की ज़रूरत है, वो हम इस स्टेप के अंदर फाइंड आउट करते हैं। तो उसके लिए हमें क्या क्या करना पड़ता है। सबसे पहले क्या, ड्राफ्टिंग वर्क फोर्स रिक्वायरमेंट इन एन ऑर्गेनाइजेशन, डिफाइनिंग द जॉब रिलेटेड एक्टिविटीज एंड रिक्रूटमेंट पर्सनल्स विद अ स्पेसिफिक सेट ऑफ स्किल्स, नॉलेज, क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस। यानी सबसे पहले हम क्या करेंगे, वो एरियाज ढूंढेंगे या एक्टिविटी ढूंढेंगे जिनके लिए हमें लोगों की ज़रूरत है, और फिर उन पोस्ट के लिए क्या क्या क्वालिफिकेशन चाहिए, क्या स्किल्स चाहिए, क्या नॉलेज चाहिए, और कितना एक्सपीरियंस चाहिए, वो सब हम फाइंड आउट करके एक जगह पे नोट कर लेते हैं। इसके बाद वर्क फोर्स एनालिसिस इनेबल द एंटरप्राइज टू एसेस द नंबर एंड टाइप ऑफ एम्प्लॉयज नेसेसरी फॉर द कंप्लीशन ऑफ ए वर्क। तो इस जब हम एनालिसिस करते हैं इन सब चीज़ों का, तो जो मैनेजर है उसको ये पता लगता है कि हमें कितने एम्प्लॉयज की ज़रूरत है, ताकि हम अपने काम को पूरा कर सकें। तीसरा ही क्या कह रहा है, it helps in determining whether an enterprise is overstaffed or understaffed and also enables an organization to make necessary step to take corrective action। इसके अलावा ये कह रहा है कि इसी स्टेप में हम ये भी चेक करते हैं कि हमें ये भी देखना है कि कहीं हमारे यहाँ ऐसा तो नहीं है कि ज़्यादा लोग काम कर रहे हैं ज़रूरत के हिसाब से, या कम लोग काम कर रहे हैं, तो इसके हिसाब से जो करेक्टिव एक्शन होते हैं, या एक्स्ट्रा लोगों को निकालना, या कम लोग हैं तो भर्ती करना, वो सब काम भी इसी स्टेप के अंदर ही प्लानिंग की जाती है उनके लिए, ठीक है। अब रिक्रूटमेंट, अब हमें मालूम है हमारे पास किस तरह के कितने लोग चाहिए। जैसे आपका स्कूल है, तो स्कूल में आपके यहाँ पर कई सब्जेक्ट पढ़ाए जाते हैं, तो उन सब्जेक्ट के लिए टीचर्स की ज़रूरत होगी। तो उसमें सबसे पहले क्या करेंगे कि मीटिंग होगी प्रिंसिपल मैनेजमेंट की, वो क्या देखेंगे कि भाई कौन कौन सब्जेक्ट हैं हमारे यहाँ पे, और उनके लिए कितने टीचर चाहिए, किस सब्जेक्ट और कौन से सब्जेक्ट के लिए हमें क्या क्वालिफिकेशन चाहिए, किस पोस्ट के लिए कितना एक्सपीरियंस होना चाहिए इंसान के पास, क्या स्किल्स होनी चाहिए, वो सब चीज़ हम पहले नोटिफाई करेंगे। उसके बाद फिर हम उनका एडवर्टाइजमेंट निकालते हैं, उनका मतलब रिक्रूटमेंट करते हैं। तो देखिए रिक्रूटमेंट क्या है, रिक्रूटमेंट मे बी डिफाइंड एज द प्रोसेस ऑफ सर्चिंग फॉर प्रोस्पेक्टिव एम्प्लॉयज एंड स्टिमुलेटिंग देम टू अप्लाई फॉर जॉब इन द ऑर्गेनाइजेशन। यानी रिक्रूटमेंट को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं कि ये एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें हम ऐसे लोगों को ढूंढते हैं जो कि हमारे लिए काम कर सकें, और इस हम प्रयास करते हैं, इस तरह का एडवर्टाइजमेंट देते हैं उसमें कि वो लोग हमारे ऑर्गेनाइजेशन में काम करने के लिए आकर्षित हो जाएं।
जैसे एडवर्टाइजमेंट दिखाया जाता है कि टीचर्स रिक्वायर्ड, और उनके नीचे फिर लास्ट में दिया जाता है हाई सैलरी, प्रॉपर सैलरी विद अकोमोडेशन फ्री। तो सारी सुविधाएं टीचर को क्या क्या दी जाएंगी वो सब लिखी जाती है ताकि टीचर हमारे यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा आकर्षित हो। ठीक है। सेकंड क्या कह रहा है, बोथ इंटरनल एंड एक्सटर्नल सोर्सेज मे बी यूज फॉर सर्चिंग एम्प्लॉयज। देखिए दो तरह के सोर्स होते हैं हमारे, इंटरनल और एक्सटर्नल। उनमें अलग अलग एम्प्लॉयज शामिल होते हैं, अलग अलग तरीके शामिल होते हैं रिक्रूटमेंट करने के। ठीक है। तो देख लेते हैं, इसमें मैंने नीचे से अलग से सिलेक्शन प्रोसेस में शामिल किया होगा तो आपको मैं उसी में बता दूंगा। एक मिनट रुक जाइए। देखिए हाँ नीचे अलग से हैं तो यहाँ पे मुझे अलग से बताने की ज़रूरत नहीं है उनको। ठीक है। अब तो देखिए सबसे पहले हमारा क्या हुआ, हम इंटरनल और एक्सटर्नल सोर्सेज का यूज़ करके कोशिश करते हैं अपनी जो पोजीशन है उनको फिल करने के लिए। अब हमने एडवर्टाइजमेंट दे दिया, एप्लीकेशंस आ गई, तो अब उनका हमें सिलेक्शन करना है। तो सिलेक्शन के लिए कई लोग इंटरव्यू करते हैं, कई लोग टेस्ट करवाते हैं, कई लोग कोई वर्क देते हैं। ठीक है। तो देखिए इसमें क्या है, इट इज़ द प्रोसेस ऑफ चूजिंग द एंड अपॉइंटिंग द राइट कैंडिडेट फॉर राइट जॉब इन एन ऑर्गेनाइजेशन बाई कंडक्टिंग वेरियस एग्जाम टेस्ट एंड इंटरव्यूज। तो जैसा मैं बताया कि इसके अंदर इस प्रोसेस में हम क्या करते हैं कि इसके अंदर हम टेस्ट एग्जाम या इंटरव्यू के माध्यम से सही पोस्ट के लिए सही इंसान का चयन करते हैं। ये कह रहा है इट एंश्योर दैट द ऑर्गेनाइजेशन गेट्स द बेस्ट कैंडिडेट, यानी ये प्रोसेस इस चीज़ को कंफर्म करती है, एंश्योर करती है कि ऑर्गेनाइजेशन के लिए बेस्ट एम्प्लॉयज़ को सिलेक्ट किया जाएगा। लास्ट कह रहा है इसमें, द सिलेक्शन प्रोसेस एनहेंस द सेल्फ एस्टीम एंड प्रेस्टीज ऑफ द सिलेक्टिव कैंडिडेट। ये कह रहा है कि जो सिलेक्टेड कैंडिडेट होते हैं सिलेक्शन प्रोसेस में, फाइनली सिलेक्ट होते हैं लोग, उन लोगों की ये अंदर ये एक सेल्फ एस्टीमेट प्रेस्टीज को बढ़ाने में भी हेल्प करती है। उन लोगों को लगता है कि हाँ भाई हमारे अंदर कुछ स्पेशल होगा इसलिए हम सिलेक्ट हुए हैं, बाकी लोगों में कुछ कमी होगी इसलिए वो सिलेक्ट नहीं हुए। तो उनके अंदर के आत्मविश्वास, उनकी जो कॉन्फिडेंस है वो काफ़ी डेवलप हो जाता है। इसके बाद है प्लेसमेंट एंड ओरिएंटेशन। अब देखिए जो लोग हमने सिलेक्ट कर लिए तब उनको भाई नौकरी देनी है, तो उसके लिए देखिए सबसे पहले ओरिएंटेशन क्या है वो समझ लीजिए। ओरिएंटेशन कॉलेज वगैरह में भी होता है, आपने सुना होगा कि वहाँ पर ओरिएंटेशन प्रोग्राम हो रहा है। तो ये ओरिएंटेशन में नॉर्मली क्या होता है कि इसमें जो हमारे नए एम्प्लॉयज होते हैं उनको काम के बारे में बताया जाता है कि हमारे यहाँ पे काम क्या होता है और किस तरह से होता है। तो उनको लिए एक छोटी सी क्लास या एक दो दिन का वर्कशॉप टाइप चलाई जाती है जिसमें उनको सारी चीज़ें बताई जाती हैं, पास्ट बताया जाता है, फ्यूचर वर्तमान में क्या कर रहे हैं, आगे हमारे क्या प्लान्स हैं, ताकि एम्प्लॉयज़ को उसी के अकॉर्डिंग ढाला जा सके। अब देखिए क्या कह रहा है, ओरिएंटेशन इज दस इंट्रोड्यूसिंग द सिलेक्टेड एम्प्लॉयज़ टू अदर एम्प्लॉयज़ एंड फैमिलराइजिंग हिम विद द रूल्स रेगुलेशन एंड पॉलिसी ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। यानी ओरिएंटेशन में क्या है, पुराने एम्प्लॉयज़ से नए एम्प्लॉयज़ को मिलवा रहा है, और जो हमारे एम्प्लॉयज में जो हमारे ऑर्गेनाइजेशन में रूल्स हैं, रेगुलेशंस हैं, हमारी पॉलिसीज़ हैं, हमारा वर्क है, उसके बारे में जानकारी उनको दी जाती है, जैसे मैंने अभी बताया आपको। प्लेसमेंट क्या होता है, रेफर टू द एम्प्लॉय ऑक्यूपाइंग द पोजीशन और पोस्ट फॉर विच द पर्सन हैज़ बीन सिलेक्टेड। प्लेसमेंट का मतलब होता है कि इंसान वो पोस्ट सिलेक्ट कर ले जिसके लिए वो 1 मिनट जिसके लिए वो सिलेक्ट किया गया है। ठीक है। तो अब देखिए इसके बाद प्लेसमेंट ओरिएंटेशन समझ में आ गया होगा। फिफ्थ, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। अब देखिए जो आदमी सिलेक्ट हो जाता है तो सिलेक्ट वो केवल अपनी नॉलेज के आधार पर होता है, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि जिस काम के लिए उसको सिलेक्ट किया गया है उस काम में वो पहले से ही एक्सपर्ट है। तो इसलिए जो नया एम्प्लॉय आता है उसको पहले वो काम सिखाया जाता है, तो उस काम को सिखाने के लिए उनको ट्रेनिंग प्रोवाइड कराई जाती है। तो ये क्या कह रहा है, सिस्टमेटिक ट्रेनिंग हेल्प इन इंक्रीजिंग द स्किल एंड नॉलेज ऑफ एम्प्लॉयज टू इन डूइंग देयर जॉब्स थ्रू वेरियस मेथड। यानी उनको अलग अलग मेथड से ट्रेनिंग मेथड भी मैं आपको बताऊंगा इस चैप्टर में किस तरह से ट्रेनिंग दी जाती है। ठीक है। तो ट्रेनिंग अलग अलग मेथड से दी जाती है, अलग अलग तरीक़ों से दी जाती है। और डेवलपमेंट में क्या होता है, डेवलपमेंट इन्वॉल्व ग्रोथ ऑफ एन एम्प्लॉय इन ऑल एस्पेक्ट सच एज परफॉर्मेंस नॉलेज ETC। और डेवलपमेंट का मतलब होता है कि ट्रेनिंग देने के बाद उसके नॉलेज वगैरह को बढ़ाने के लिए उसको काफ़ी चांस दिए जाते हैं कि वो रिसर्च करना चाहे तो रिसर्च कर सकता है, या कोई ऐसे प्रोग्राम्स होते हैं, अलग अलग वर्कशॉप चलती रहती हैं, तो वो वर्कशॉप ज्वाइन करने के लिए भी कंपनी उनको बेचती है ताकि वो अपना खुद के स्किल्स का और नॉलेज का डेवलपमेंट कर सकें। तो देखिए यहाँ पर ट्रेनिंग और डेवलपमेंट में छोटा सा अंतर समझ लीजिए। ट्रेनिंग में क्या होता है, काम सिखाना, ठीक है, काम के बारे में जानकारी देना उनको, या उनको किस तरह से काम करना, मेथड्स क्या है उनको समझाना। और लेकिन डेवलपमेंट में क्या होता है, जब पर्सनल स्किल्स और नॉलेज को
सुधारने के लिए उनको कोई प्रोग्राम ज्वाइन करने का, कोई कोर्स ज्वाइन करने का चांस दिया जाता है कंपनी के द्वारा, तो उसको हम कहते हैं डेवलपमेंट। इससे एम्प्लॉय का फ़ायदा ज़्यादा होता है, ठीक है। इसके बाद हम बात करें परफॉर्मेंस अप्रेजल। ये क्या होता है, हमने ऊपर पढ़ा था कि परफॉर्मेंस अप्रेजल क्या होती है। परफॉर्मेंस अप्रेजल मीन्स एवेल्यूटिंग ऑन एन एम्प्लॉयज करंट एंड और पास्ट परफॉर्मेंस एज अगेंस्ट सर्टेन प्री डिटरमाइंड स्टैंडर्ड्स। यानी परफॉर्मेंस अप्रेजल में सबसे पहले एक एम्प्लॉय की करंट पोजीशन, करंट वर्क और उसने पहले कैसा काम किया था, उन सब चीज़ों को डाटा कलेक्ट किया जाता है और कंपनी के जो स्टैंडर्ड है उसके प्री डिटरमाइंड, उसके अकॉर्डिंग उनका कंपेयर किया जाएगा। अब क्या किया जाएगा, वंस एन एम्प्लॉय हैज अंडरगॉन अ ट्रेनिंग हिज अर परफॉर्मेंस इज एवेल्यूटेड। अब इसमें क्या होता है, जब ट्रेनिंग उसको प्रोवाइड करा दी गई तो ट्रेनिंग करने के बाद अब उसकी परफॉर्मेंस कैसी है उसको एवेल्यूट किया जाता है, उसका मूल्यांकन किया जाता है, वैल्यूशन किया जाता है, ठीक है। और उसके बाद क्या होता है, ये कह रहा है इट इज़ कंसर्न विद कॉन्टीन्यूस एवेल्यूशन ऑफ द परफॉर्मेंस ऑफ एम्प्लॉयज इन एन ऑर्गेनाइजेशन। और इसी के साथ साथ ये नहीं है कि केवल ट्रेनिंग के बाद एक बार एवेल्यूशन हो गया काम ख़त्म, इसके बाद भी किस तरह से सारे हमारे बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के जो एम्प्लॉयज हैं वो वर्क किस तरह से कर रहे हैं, उनमें क्या सुधार आया है कि नहीं आया, उसके आधार पर उनकी परफॉर्मेंस का अप्रेजल किया जाता है। जो अच्छा काम करते हैं उनको आगे बढ़ाया जाता है, उनको मोटिवेट किया जाता है, उनको गिफ्ट दिए जाते हैं, इंसेंटिव्स दिए जाते हैं, और जो अच्छा काम नहीं कर रहे होते हैं उनको बढ़ाने के लिए और दूसरी एक्टिविटीज़ की जाती हैं, ट्रेनिंग और प्रोवाइड कराई जाती है। अब देखिए, जैसे मैंने कहा जो अच्छा काम करते हैं उनके लिए क्या है। अब ये कह रहा है प्रमोशन एंड कैरियर प्लानिंग। प्रमोशन मीन्स बीइंग प्लेस्ड इन पोजीशन इंक्रीज रेस्पॉन्सिबिलिटी। प्रमोशन का मतलब होता है कि कोई ऐसी पोजीशन देना उससे जिसकी उसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाए। यानी इसको हम सिंपल वर्ड में कहें कि प्रमोशन का मतलब है कि जिस पोस्ट पर अभी कोई वर्कर काम कर रहा है, एम्प्लॉय काम कर रहा है, उससे हायर पोजीशन उसको प्रोवाइड कराना, ठीक है। प्रमोशन एंड कैरियर प्लानिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट टू बूस्ट द मोरल ऑफ एम्प्लॉयज एंड मोटिवेट देम टू यूटिलाइज देयर फुल पोटेंशियल। अरे ये प्रमोशन और ये जो होता है आपका कैरियर प्लानिंग, ये किस लिए होता है, ये जो एम्प्लॉयज़ होते हैं उनके लिए, उनको बूस्ट करने के लिए, उनके जो सेल्फ कॉन्फिडेंस है, उनके स्किल्स हैं, उनको मोटिवेट करने के लिए कि अगर आप अच्छा काम करोगे तो आपको अच्छा पोस्ट मिलेगी, अच्छी पोस्ट मिलेगी तो आपकी सैलरी भी बढ़ेगी, आपकी इज्जत भी बढ़ेगी। तो इससे प्रमोशन वगैरह, ये कैरियर प्लानिंग वगैरह काफ़ी ज़रूरी होते हैं, ठीक है। यानी कि ये सारी की सारी चीज़ें हमारी किस में आती हैं, स्टाफिंग में आती हैं, ठीक है। स्टाफिंग प्रोसेस आपको समझ में आई होगी। इसके बाद हम बात करें, नेक्स्ट पॉइंट है कंपनसेशन। देखिए आपने इकोनॉमिक्स में नेशनल इनकम वाले चैप्टर में पढ़ा होगा कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज, COE, इनकम मेथड में। तो देखिए कंपनसेशन का मतलब नॉर्मली क्या कह रहा है, देखिए कंपनसेशन रेफर्स टू ऑल फॉर्म्स ऑफ पेमेंट मेड बाय एन एंटरप्राइज टू देयर एम्प्लॉयज। यानी कंपनसेशन का मतलब ये वहाँ भी यही था और यहाँ भी यही है कि कंपनसेशन का मतलब है कि एक एम्प्लॉयर के द्वारा अपने एम्प्लॉय को जो भी पेमेंट किए जाते हैं किसी भी तरह के, वो सभी कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय कहे जाते हैं। कौन कैसे, जैसे सैलरी दी जा रही है, ठीक है, उनको कोई इंसेंटिव दिया जा रहा है, उनको कोई कमीशन दिया जा रहा है, उनको कोई बोनस दिया जा रहा है, तो ये सभी इसके कंपनसेशन में शामिल किए जाएंगे। इसके बाद हम बात करें अब रिक्रूटमेंट की, ठीक है। तो ये पॉइंट भी उतना ही इम्पोर्टेंट है, इसमें से केस स्टडी बनती है ये। बल्कि मुझे ये कहना चाहिए कि ये आपकी जो मैनेजमेंट वाला पार्ट है आपकी बिजनेस स्टडीज में पूरा, उसमें सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर अगर कोई है तो या तो स्टाफिंग है, या फिर इसके बाद वाला जो अगला चैप्टर है डायरेक्टिंग। ये दो चैप्टर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर है आपकी पूरी बुक में। इस बात को आप लिख के ले लीजिए मेरे से, सबसे ज़्यादा पेपर इन्हीं दो चैप्टर में से आता है। आप देख लीजिएगा आपकी यूनिट्स में कितने नंबर की यूनिट है ये, ठीक है। देखिए रिक्रूटमेंट में क्या होता है, रिक्रूटमेंट वैसे मैं आपको थोड़ा सा ऊपर बता चुका हूँ कि रिक्रूटमेंट में क्या होता है। रिक्रूटमेंट में बी डिफाइंड एज द प्रोसेस ऑफ सर्चिंग फॉर प्रोस्पेक्टिव एम्प्लॉयज एंड स्टिमुलेटिंग देम टू अप्लाई फॉर जॉब्स इन एन ऑर्गेनाइजेशन। जैसा मैंने आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, ये ऊपर प्रोसेस बताई थी जब मैंने स्टाफिंग की, तो उसमें रिक्रूटमेंट सबसे पहला था। तो रिक्रूटमेंट का मतलब क्या होता है कि रिक्रूटमेंट का मतलब होता है कि हमें जैसे एम्प्लॉयज़ की ज़रूरत है उनको हम सर्च करें और किसी एडवर्टाइजमेंट के द्वारा या किसी भी तरह से उन्हें अपने ऑर्गेनाइजेशन में अप्लाई करने के लिए या काम करने के लिए हम कोशिश प्रयास करें या उनको अट्रैक्ट करें अपनी तरफ कि वो हमारे यहाँ पे काम करने के लिए आएँ। क्योंकि हर ऑर्गेनाइजेशन चाहता है कि हमारे यहाँ पे बेस्ट एम्प्लॉयज हों, तो जिसके यहाँ पे बेस्ट एम्प्लॉयज होंगे उस कंपनी को या ऑर्गेनाइजेशन को
ग्रोथ करने से कोई भी नहीं रोक सकता। कंपनी का डेवलपमेंट उसके एम्प्लॉयज पे और उसके मैनेजमेंट पे काफ़ी हद तक डिपेंड करता है। तो इसलिए हर कंपनी, हर ऑर्गेनाइजेशन, छोटा हो बड़ा हो, सभी ये चाहते हैं कि हमारे यहाँ पे बेस्ट से बेस्ट एम्प्लॉयज आए। उसके लिए भले ही हमें एक्स्ट्रा पैसा भी खर्च करना पड़ जाए तो वो कर देते हैं। ठीक है, स्कूलों में भी यही होता है कि किसी टीचर को हमें बहुत, आपने देखा होगा, किसी को ज़्यादा सैलरी मिल रही होती है और किसी को कम सैलरी मिल रही होती है। तो ये उसके स्किल्स पर डेवलप डिपेंड करता है कि जितना अच्छा टीचर होगा वो उतना अच्छा रिजल्ट देगा, रिजल्ट अच्छा देगा तो स्कूल का नाम बढ़िया होगा, और नाम बढ़िया होगा तो उसको स्कूल को एडमिशन ज़्यादा मिलेंगे। तो इससे ओवरऑल फ़ायदा स्कूल को ही होता है। इसी तरह ऑर्गेनाइजेशन का खेल होता है। तो देखिए, हम रिक्रूटमेंट के, मैंने सोर्स की बात की थी ऊपर, इंटरनल और एक्सटर्नल सोर्सेज की। तो वो कौन कौन से होते हैं? पहला है सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट में इंटरनल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट, यानी इंटरनल कौन कौन से होते हैं, और फिर उसके बाद हम बात करेंगे एक्सटर्नल की। तो देखिए, यहाँ पे भी आपके लिए बढ़िया तरीके से प्रेजेंट कर दिया है चीज़ों को कि पहले हम उनके टाइप्स की बात करेंगे और उनसे फिर एडवांटेज क्या है और उनके लिमिटेशंस क्या है, एक ही जगह पे आपको मिल जाएंगी सारी चीज़ें। तो देखिए, सबसे पहले हम बात करें इसकी टाइप्स की। तो ये क्या है, देखिए इंटरनली क्या है, इंटरनल का मतलब क्या होता है पहले वो समझ लीजिए। इंटरनल का मतलब होता है कि हम अपनी कंपनी के अंदर से ही, जो हमारे पास ऑलरेडी एम्प्लॉयज अवेलेबल हैं, उन्हीं के अंदर से हम अपनी जो हायर पोस्ट है उनको फिल कर लें, हमें बाहर से किसी व्यक्ति को लाना ही ना पड़े। या फिर हमारी एक से ज़्यादा ब्रांच है, एक से ज़्यादा ऑफिस हैं बिजनेस के, तो एक ऑफिस से दूसरे बिजनेस में हम ट्रांसफ़र खेलते हैं। ठीक है, ट्रांसफ़र करके हम उस पोस्ट को भर सकते हैं जहाँ पे ज़्यादा ज़रूरत है, और जो जहाँ पे दूसरे का ट्रांसफर, जहाँ से ट्रांसफ़र हुआ है वहाँ पे वो पोस्ट रिक्त हो जाएगी, तो वहाँ पे वो प्रमोशन भी कर सकते हैं, नया भी सिलेक्ट कर सकते हैं। तो इंटरनल में पहला आता है आपका ट्रांसफ़र। इट इन्वॉल्व्स द शिफ्टिंग ऑफ एन एम्प्लॉयज फ्रॉम वन जॉब टू अनदर, फ्रॉम वन डिपार्टमेंट टू अनदर, और फ्रॉम वन शिफ्ट टू अनदर शिफ्ट। तो देखिए, ट्रांसफ़र में ज़रूरी नहीं है कि एक ऑफिस से दूसरे ऑफिस ही हो, वो एक जॉब से दूसरी जॉब पे भी आ सकता है, प्रमोशन किया जा सकता है ऐसे। दूसरा क्या है, एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट में, मैंने ऑर्गेनाइजेशन में बताया कई तरह डिपार्टमेंट होते हैं। तो हमें लग रहा है कि वो बंदा यहाँ इस डिपार्टमेंट में ज़्यादा अच्छा काम कर सकता है, तो उसको वहाँ से उठा के दूसरे डिपार्टमेंट में ला दिया, तो उसकी वो पोजीशन फिल हो गई। या वन शिफ्ट टू अनदर शिफ्ट, आपको मान लो कई ऑर्गेनाइजेशन अलग अलग शिफ्ट में काम करते हैं, तो हमें ज़रूरत किसी की, मान लीजिए 3 शिफ्ट चल रही है किसी बिजनेस में, तो फर्स्ट शिफ्ट की जाए, उसको उठा के दूसरी शिफ्ट में हम ले आए, तो दूसरी शिफ्ट में जो वैकेंसी थी वो फिल हो जाएगी। ठीक है, दूसरा तरीका क्या है इंटरनल का, प्रमोशन। जैसे इसने साहब बोला कि मैंने बताया था आपको कि लोअर लेवल के जो एम्प्लॉयज़ हैं उनको हायर लेवल पे प्रमोट कर दिया जाए टू अ हायर पोजीशन कैरिंग हायर रेस्पॉन्सिबिलिटीज, प्रेस्टीज, फैसिलिटीज एंड पे। तो जैसे मैंने आपको ऑलरेडी बताया प्रमोशन के बारे में कि ऐसे लोग, ऐसे एम्प्लॉयज जो अपने काम को बेटर तरीके से कर रहे हैं, तो उनको एक चांस दिया जाता है कि वो उससे अपने करंट पोजीशन से ऊपर वाले पोजीशन पे आके काम करें, जिससे उनकी प्रेस्टीज, इज्जत, उनकी पे और उनकी रेस्पॉन्सिबिलिटी सब कुछ इंक्रीज हो जाती है। ठीक है, तो ये 2 तरीके हैं मेनली आपके इंटरनल के। ठीक है, एक और होता है इसमें हम शामिल करते हैं, तो देखिए इसने बताया नहीं है, मैं आपको बता देता हूँ। एक होता है कि हम आपस में जो हमारे यहाँ के करंट एम्प्लॉयज़ हैं ऑलरेडी, उनसे भी हम सजेशन ले सकते हैं कि भाई तुम्हारी नज़र में कोई अच्छा एम्प्लॉय हो तो आप उसे रेफ़र करें हमारे यहाँ पे, उसे हमारे यहाँ पे बुला लीजिए। तो हम वैसे उसको एक्सटर्नल की तरह ही है, लेकिन इंटरनल में आप इन 2 को याद रखिए मेनली, कि एक तो ट्रांसफ़र के थ्रू हम फिल कर सकते हैं उस पोस्ट को, या प्रमोशन के थ्रू फिल कर सकते हैं। अब इस चीज़ से एडवांटेज क्या होते हैं? देखिए, सबसे पहली बात तो ये होती है एडवांटेज में कि एम्प्लॉयज आर मोटिवेटेड टू इम्प्रूव देयर परफॉर्मेंस। अब देखिए, किसी को प्रमोशन मिल रहा है या अच्छी जगह पर ट्रांसफ़र मिल रहा है, तो वो क्या होता है कि वो दूसरे एम्प्लॉयज को भी मोटिवेट करता है कि वो अपने काम को अच्छा से अच्छा करे, ताकि उसको भी प्रमोट होने का चांस मिले। और जिसका प्रमोशन हुआ उसको ये मोटिवेशन मिलता है कि मैं और ऊपर जा सकता हूँ और मैं अच्छे से काम करता रहूँगा। तो ठीक है, मोटिवेशन मिलता है। दूसरा, इंटरनल रिक्रूटमेंट ऑल्सो सिंप्लीफाइज द प्रोसेस ऑफ सिलेक्शन एंड प्लेसमेंट। अब देखिए, क्योंकि इंटरनली हम अपने पुराने एम्प्लॉयज़ से ऊपर लेके आ रहे हैं उनको, या दूसरी पोस्ट पर ट्रांसफ़र कर रहे हैं, तो हमें उनके लिए अलग से कोई सिलेक्शन प्रोसेस नहीं करनी पड़ती। ठीक है, ना कोई प्लेसमेंट की प्रोसेस अपनानी पड़ती। तो इससे हमारे जो काम जो है वो आसान हो जाता है। नो वेस्टेज ऑफ टाइम ऑन द एम्प्लॉयज़ ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। इसके अलावा हमें, हमारे जो पुराने एम्प्लॉयज़ हैं उनको ऑलरेडी ट्रेनिंग प्रोवाइडेड है, ऑलरेडी वो काम को जानते हैं, तो उनको हमें अलग से ट्रेनिंग और डेवलपमेंट प्रोवाइड नहीं करानी पड़ेगी, जिससे हमारा टाइम बचता है। और फिलिंग ऑफ जॉब्स इंटरनली इज चीपर। इसके लिए देखिए, ना तो आपको कोई एडवर्टाइजमेंट देना पड़ता है, ना कोई अलग से टीम बुलानी पड़ती है, तो जिससे हमारा ये क्या प्रोसेस जो है वो सस्ती हो जाती है। लिमिटेशन क्या है इस मेथड के? तो लिमिटेशन ये क्या है, द स्कोप ऑफ इंडक्शन ऑफ फ्रेश टैलेंट इज रिड्यूस्ड।
यानी अगर जब आप इंटरनली आप अपने रिक्रूटमेंट कर लेते हैं तो ऐसे कि इसमें जो बाहर का फ्रेश टैलेंट आपके पास आ सकता था, नए लोग नए इनोवेटिव आइडियाज़ के साथ आपके पास आ सकते थे, उसके चांसेस कम हो जाते हैं। द एम्प्लॉयज मे बिकम लेदरजिक, यानी लेदरजिक का मतलब होता है कि जो एम्प्लॉयज हैं वो क्या कह सकते हैं इसको, कि एक तरह से आपके सुस्त हो जाते हैं, कि उनको लगता है कि भाई बाहर का कोई आना नहीं है तो हमारा कोई कंपटीशन नहीं होना, हम जैसे चाहें वैसे काम कर सकते हैं। थर्ड कह रहा है द स्पिरिट ऑफ कंपटीशन एमंग द एम्प्लॉयज मे बी हैम्पर्ड। तो देखिए, तो इससे क्या है, जो आपस में एक दूसरे के साथ बढ़ने की इच्छा होती है ऊपर, वो भी एक तरह से कंपटीशन जो लेवल होता है वो डाउन हो जाता है। ठीक है, क्योंकि और जो करंट एम्प्लॉयज हैं ऑलरेडी, उनके बीच में आपस में लेके इसकी इसको विवाद भी हो सकता है कि भाई इसको प्रमोशन क्यों दिया, हमें क्यों नहीं दिया, तो इससे लेके आपस में ऑर्गेनाइजेशन के प्रति उनके मन में प्रॉब्लम भी आ सकती है। फ्रिक्वेंट ट्रांसफर ऑफ एम्प्लॉय में ऑफ्टन रिड्यूस द प्रोडक्टिविटी ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। अरे बार बार जब ट्रांसफ़र होते हैं तो उससे क्या है, जो ऑर्गेनाइजेशन की प्रोडक्टिविटी है यानी प्रोडक्शन करने की कैपेसिटी है, उस पर भी नेगेटिव इफेक्ट पड़ने का खतरा बना रहता है। ठीक है, इसके बाद बात करें हम एक्सटर्नल्स की। तो देखिए, एक्सटर्नल का मतलब होता है कि जब हम कंपनी के अंदर से लोगों को सिलेक्ट करने की बजाय बाहर के लोगों को अपने यहाँ पे काम में रखें, तो उसके लिए क्या कह रहा है, द कॉमन मेथड ऑफ एक्सटर्नल सोर्सेज ऑन रिक्रूटमेंट आर। सबसे पहले कह रहा है डायरेक्ट रिक्रूटमेंट। डायरेक्ट रिक्रूटमेंट में क्या है, अंडर द डायरेक्ट रिक्रूटमेंट अ नोटिस इज पुट अप ऑन द नोटिस बोर्ड ऑफ द एंटरप्राइज स्पेसिफाइंग द डिटेल ऑफ द जॉब अवेलेबल। यानी कंपनी के या फैक्ट्री के एक नोटिस बोर्ड पे एक कह सकते हैं नोटिस चिपका दिया जाता है, जिसमें बताया जाता है कि हाँ भाई हमें इतने लोगों की इस कैपेसिटी के इस काम के लिए इतनी इस इसके लिए एलिजिबिलिटी वाले लोगों की ज़रूरत है। तो जो भी उस नोटिस को पढ़ता है, चाहे कंपनी के वर्कर ही पढ़े चाहे बाहर का कोई पढ़े, तो वो चाहें तो उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं या फिर अपने दूसरों को सजेस्ट कर सकते हैं। तो इसको हम कहते हैं डायरेक्ट रिक्रूटमेंट। ठीक है, नेक्स्ट है कैजुअल कॉलर्स। कैजुअल कॉलर्स में क्या है, मैनी रेपुटेड बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन कीप ए डेटाबेस ऑफ द अनसॉलिसिटेड एप्लीकेंट इन देयर ऑफिस। दिस लिस्ट कैन बी स्क्रीन्ड एंड बेस्ट कैंडिडेट इज सिलेक्टेड। और देखिए इसमें क्या है कैजुअल कॉलर में, कि कई बार एक ही पोस्ट के लिए कई लोग अप्लाई करते हैं, लेकिन सिलेक्ट उनमें से एक ही होता है। ठीक है, जैसे आपके स्कूल का एग्जांपल ले सकते हैं हम यहाँ भी। तो एक पोस्ट खाली है टीचर की, मान लीजिए आपके यहाँ पे इकोनॉमिक्स से टीचर की पोस्ट खाली है, तो उसके लिए 5 कैंडिडेट ने इंटरव्यू दिया। अब 5 में से जो स्कूल को बेस्ट लगा उस समय, जो उनके बजट में भी आया और उसको उनको एलिजिबिलिटी भी अच्छी लगी, तो उसको उन्होंने सिलेक्ट कर लिया। तो सिलेक्ट करने के अलावा बाकी जो 4 लोग रह गए वो सिलेक्ट होने से रह गए। तो ऐसे केस में क्या होगा, तो कंपनी ऐसे लोगों को का जो उनके पास एप्लीकेशन होती हैं, उनकी डिटेल होती हैं, उनका एक डेटाबेस तैयार करके रखते हैं, यानी उनके डॉक्यूमेंट्स को संभाल के रखते हैं। तो जब हमें दूसरे मान लीजिए अब आपका जो टीचर सेलेक्ट हुआ था वो किसी वजह से या तो स्कूल छोड़ गया या उसको स्कूल से निकाल दिया गया, तो ऐसे केस में हमें जो नए आदमी की ज़रूरत है, नई टीचर की ज़रूरत है, तो ऐसे केस में हम क्या करेंगे, जो पुराने हमारे पास डॉक्यूमेंट रखे हैं उनमें से हम लोगों को कॉल करते हैं। तो जो लोग फ्री होते हैं उनको इंटरव्यू के लिए बुला लिया जाता है, उनमें से फिर जो बेस्ट होता है उसको सिलेक्ट कर लिया जाता है। तो इसको हम कहते हैं कैजुअल कॉलर्स। नेक्स्ट है एडवर्टाइजमेंट। अब देखिए हमारे पास कोई डाटाबेस भी नहीं है, तो हम ऐसे केस में क्या है, न्यूज़पेपर में, जॉब वेबसाइट्स पर एडवर्टाइजमेंट देते हैं। तो ये कह रहा है एडवर्टाइजमेंट मीडिया इज यूज्ड टू बैन अ वाइड रेंज ऑफ कैंडिडेट इन चॉइस टू चॉइस या आर रिक्वायर्ड। एग्जाम्पल न्यूज़पेपर, इंटरनेट, रेडियो, टेलीविजन etc। तो देखिए ऐसे केस में जब हमें बहुत सारे लोग चाहिए होते हैं, बड़े लेवल पे हमें लोगों की ज़रूरत होती है, तो ऐसे केस में हम नॉर्मली एडवर्टाइजमेंट निकालते हैं। तो एडवर्टाइजमेंट न्यूज़पेपर में भी दिया जा सकता है, रेडियो टेलीविज़न जैसा ही कह रहा है, नहीं नॉर्मली हम 2 चीज़ों का यूज करते हैं, न्यूज़पेपर का और इंटरनेट का। इंटरनेट पे आपने देखा है कई वेबसाइट चलती हैं जॉब की, उन पर एडवर्टाइजमेंट दिया जा सकता है। आजकल तो फेसबुक पर भी एडवर्टाइजमेंट दिया जाता है कई स्कूलों के द्वारा। ठीक है, तो इस तरह से एडवर्टाइजमेंट के थ्रू भी हम सिलेक्शन या रिक्रूटमेंट कर सकते हैं। एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज, ये कुछ एक्सचेंज बनाए गए सरकार के द्वारा, जिसे हिंदी में रोजगार कार्यालय कहा जाता है, इंग्लिश में एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज कहा जाता है, जहाँ पे जितने भी अनएम्प्लॉयड लोग होते हैं वो अपना रजिस्ट्रेशन करा के रखते हैं। ठीक है, रजिस्ट्रेशन करा लेते हैं, तो ये जो कंपनी होती है या ऑर्गेनाइजेशन होता है वो अपनी रिक्वायरमेंट एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज के पास भेज देते हैं। तो एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज उस काम जो ऑर्गेनाइजेशन ने जो भी स्किल एलिजिबिलिटी मान लिए लोग मांगे हैं, तो उनके पास जो लोग होंगे उस तरह के उनका डेटा
उनको सौंप देते हैं स्कूल वालों को या ऑर्गेनाइजेशन वालों को, कंपनी वालों को। तो उसी के हिसाब से फिर उन लोगों को इंटरव्यू वगैरह के लिए बुला लिया जाता है। ठीक है। प्लेसमेंट एजेंसी एंड मैनेजमेंट कंसल्टेंट। अब देखिए, एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज तो नॉर्मली सरकारी होते हैं, एनजीओ वगैरह के द्वारा चलाए जाते हैं या सरकार के द्वारा चलाए जाते हैं। लेकिन प्लेसमेंट एजेंसी आजकल कुछ ये कंपनियां भी खुल गई हैं प्राइवेट लेवल पे, जो एडवर्टाइजमेंट दे दे के लोगों से उनका रजिस्ट्रेशन करती हैं अपने यहाँ पे, और उनसे कहते हैं कि हम आपको जॉब दिलाएंगे और इतना % आपको पहली सैलरी का हमें इतना देना पड़ेगा। तो वो सब काम किसके द्वारा किया जाता है? एम्प्लॉयमेंट या प्लेसमेंट एजेंसीज के द्वारा। प्लेसमेंट एजेंसीज प्रोवाइड ऑन नेशन वाइड सर्विस इन मैचिंग पर्सनल डिमांड एंड सप्लाई। यानी जहाँ पे फिर ज़रूरत होती है वहाँ पे ये लोगों के डाटा भेज देते हैं और उस ऑर्गेनाइजेशन से भी अपनी कमाई करते हैं और कैंडिडेट से भी कमाई करते हैं। ठीक है। इसके अलावा क्या कह रहा है? कैंपस कंसल्टेंट। और ये केवल किसी शहर के लिए ना हो गए, पूरे देश के लिए होती है, पूरे देश में ये सप्लाई प्रोवाइड कराती है। ठीक है। कैंपस कंसल्टेंट। कैंपस कंसल्टेंट क्या होते हैं? आपको मालूम है कॉलेज होते हैं, प्राइवेट यूनिवर्सिटी या जो भी MBA वगैरह की यूनिवर्सिटी होती हैं, IIT करते हैं इंजीनियरिंग वाले। तो आपने देखा है वहाँ पे कई, जब किसी का कोर्स पूरा होने वाला होता है तो उससे पहले ही कुछ कंपनियाँ आती हैं और वहाँ पे जो स्टूडेंट्स होते हैं उनका इंटरव्यू करती हैं। तो उनमें से उनको जो स्टूडेंट अच्छे लगते हैं, जो उनको लगता है कि इनके अंदर कैपेसिटी है, उनको वो वहाँ से सिलेक्ट कर लेके जाते हैं और जैसे ही उनका कोर्स पूरा होता है तो उनको जॉइनिंग मिल जाती है। ठीक है। कैंपस रिक्रूटमेंट मीन्स रिक्रूटमेंट ऑफ कैंडिडेट डायरेक्टली फ्रॉम मैनेजमेंट एंड टेक्निकल इंस्टीट्यूट एंड यूनिवर्सिटीज, जैसा मैंने आपको बताया अभी वो है। लेबर कॉन्ट्रैक्टर। अब देखिए, लेबर जो मजदूर के लेवल की ज़रूरत पड़ती है, जब हमें मजदूरी करने के लिए लेबर की ज़रूरत होती है, तो ऐसे केस में कुछ कॉन्ट्रैक्टर होते हैं जो बहुत सारे जो गरीब मजदूर होते हैं उनका डेटा अपने पास रखते हैं। ये भी एक तरह से प्लेसमेंट एजेंसी की तरह होते हैं, लेकिन इनको ये लेबर का काम कर रहे हैं तो वो प्लेसमेंट एजेंसी नहीं करती हैं, वो केवल स्किल्ड लोगों का काम करती हैं। तो लेबर कॉन्ट्रैक्टर से हम सीधा बता देते हैं कि भाई हमें अपने काम के लिए इतने लोगों की ज़रूरत है, इतनी लेबर चाहिए, तो वो कॉन्ट्रैक्टर उनसे कॉन्टैक्ट करता है और लोगों को काम के लिए भेज देता है और अपने हिसाब से उनको मजदूरी पे करता है। ठीक है। एडवर्टाइजमेंट ऑन टेलीविज़न। तो देखिए, एडवर्टाइजमेंट का एक पार्ट है ये। द प्रैक्टिस ऑफ टेलीकास्टिंग ऑफ वेकेंट पोस्ट ओवर टेलीविज़न इज गेनिंग इम्पोर्टेंस दीज डेज। तो देखिए, वैसे हम नॉर्मली तो नहीं देखते कि टेलीविज़न पे किसी के नौकरी के लिए एडवर्टाइजमेंट निकलता हो, लेकिन ये कह रहा है कि कुछ दिनों जिस समय जो आ रहा है ये टेलीविज़न पे एडवर्टाइजमेंट का है। तो एडवर्टाइजमेंट नौकरी के लिए धीरे धीरे टेलीविज़न पे बढ़ना शुरू हो रहा है। वेब पब्लिशिंग। वेब पब्लिशिंग वही है, मैंने आपको बताया था, जो वेबसाइट्स पर, इंटरनेट के माध्यम से, सोशल मीडिया पर इस तरह से जब पोस्ट कर दिया जाता है एडवर्टाइजमेंट, उसके मैट सीधे लिख देते हैं इतने लोगों की आवश्यकता है, कई ग्रुप बने होते हैं, कई पेज बने होते हैं फेसबुक वगैरह पे भी, तो उसको कहते हैं वेब पब्लिशिंग। रिकमेंडेशन ऑफ एम्प्लॉयज, जो मैंने बताया था करंट एम्प्लॉयज होते हैं। क्वेश्चन देखिए यहाँ पे एक्सटर्नल में डाला, मैंने कहा ना एक्सटर्नल में डाल दिया होगा कि हमारे यहाँ पे जो ऑलरेडी काम कर रहे हैं, तो उनसे जब एक आध टीचर की ज़रूरत पड़ रही है, एक आध एम्प्लॉय की ज़रूरत पड़ती है, तो हम उन्हीं से कहते हैं कि भाई तुम्हारी नज़र में कोई इस लायक का आदमी हो जो काम कर सकता है, तो उसे आप बुलाइए, हम उसका इंटरव्यू लेके उसको सिलेक्ट कर लेंगे कोई हो तो ऐसे केस में जब एम्प्लॉय ही अपना कोई रिकमेंडेशन दे के काम पर लगवाते हैं तो उसको हम कहते हैं रिकमेंडेशन ऑफ एम्प्लॉयज। ठीक है। इसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज कर लेते हैं, बाकी का मैं आपको दूसरी वीडियो में कराऊंगा। ठीक है। इसका एडवांटेज और डिसएडवांटेज बता देता हूँ आपको बस। हाँ, वीडियो ज़्यादा बड़ी हो गई है, आप बोर हो जाओगे ज़्यादा साथ साथ पढ़ के। ठीक है, टॉपिक ख़त्म कर देते हैं इसका। तो देखिए, इस मेथड के एडवांटेज क्या है। सबसे पहले क्वालिफाइड पर्सनल्स मिल जाते हैं। एडवर्टाइजमेंट करके जब हम बाहर के लोगों को लेते हैं तो हमें जैसी हमें लोग की ज़रूरत थी उस तरह के लोग हमें सिलेक्ट करने में आसानी होती है। जैसे कह रहा है, बाय यूजिंग एक्सटर्नल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट द मैनेजमेंट कैन अट्रैक्ट क्वालिफाइड एंड ट्रेंड पीपल टू अप्लाई फॉर द बैक एंड जॉब्स इन द ऑर्गेनाइजेशन। यानी हमें अच्छे से अच्छे एम्प्लॉयज़ को हम सिलेक्ट कर सकते हैं जब हम बाहर के लोगों को एडवर्टाइजमेंट के थ्रू बुलाते हैं। ठीक है। वाइडर चॉइस। अब जब मैनेजमेंट बाहर के लोगों को बुला रहा है तो उसके पास बेस्ट ऑप्शन को सिलेक्ट करने के लिए बहुत सारी चॉइस होती हैं, कई सारे लोग अप्लाई करते हैं, तो उनमें से उसको जो बेस्ट लगता है मैनेजमेंट को वो उसको सिलेक्ट कर सकते हैं। लेकिन इंटरनल में उनके पास कोई चॉइस नहीं होती है। इसके अलावा क्या, फ्रेश टैलेंट। तो हमने उसके डिसएडवांटेज में बताया था इंटरनल में कि वहाँ फ्रेश टैलेंट आने की संभावना नहीं होती है, लेकिन इसमें फ्रेश नया आदमी ही आता है। बिल्कुल हो सकता है उसके पास कुछ एक्स्ट्रा टैलेंट हो, कंपनी को फ़ायदा पहुँचा सकता है, एक्स्ट्रा उसके पास इनोवेटिव आइडियाज़ हो। ठीक है।
इसके अलावा कॉम्पिटिटिव स्पिरिट, मैंने कहा था वहाँ पे कंपटीशन खत्म हो जाता है, लेकिन यहाँ पे कंपटीशन क्रिएट हो जाता है नए और पुरानों में। कोई नया आके जब अच्छा काम करता है उसको तारीफ मिलती है, तो पुराने लोगों में ये भी हो जाता है कि भाई ये हमसे पहले प्रमोशन ले जाएगा तो उससे बेटर है कि हम लोग भी काम करें। जैसे कह रहा इफ़ ए कंपनी टैप्स एक्सटर्नल सोर्सेज द स्टाफ विल हैव टू कम्पीट विद द आउटसाइडर्स। तो ऐसे केस में मैंने कहा ना, तो उनको कम्पीट करना पड़ता है। देखिए इसके लिमिटेशंस, डिससेटिस्फैक्शन एमंग एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज। अब देखिए जब नए नए लोग आते हैं ना तो उनका कंपटीशन बढ़ता है, जैसे मैंने बताया। तो कुछ लोग तो उसको चैलेंज की तरह ले लेते हैं, तो वो चैलेंज की तरह लेते हैं, तो वो तो अपना खुद का प्रमोशन करा पाते हैं या अपने आप को डेवलप कर लेते हैं। लेकिन कई लोग क्या है, उनसे चिढ़ते हैं, जलते हैं, वो कहते हैं जलन हो जाती है नए लोगों से कि ये तो काम कर रहा है, ये बॉस का चाहिए हो गया, ये हो गया। तो ऐसे केस में उनके बीच में एक डिससेटिस्फैक्शन की भावना आ जाती है। तो मे कॉज डिससेटिस्फैक्शन एमंग द एम्प्लॉयज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, दे मे फील दैट देयर चांसेज ऑफ प्रमोशन आर रिड्यूस। तो उनको ये लगने लग जाता है कि भाई हमारा जो चांस था प्रमोशन होने का वो ख़त्म हो गया, ये नया आ गया, ये ज़्यादा टैलेंटेड है तो इसको प्रमोशन मिल जाएगा, हम यहीं रह जाएंगे। तो उनके मन में इस तरह की भावनाएं, फीलिंग्स आ जाती हैं। कॉस्टली प्रोसेस, जैसा मैं बताया था कि इंटरनल जो होती है वो चीपर होती है, लेकिन ये कॉस्टली होती है, तो ये लिमिटेशन है इसकी। ठीक है। लेंदी प्रोसेस, जब हम बाहर से हम सिलेक्शन करते हैं तो ये प्रोसेस काफ़ी लंबी चलती है, क्योंकि एडवर्टाइजमेंट देना, उसके बाद फिर उनको बुलाना, इंटरव्यू लेना, एग्ज़ाम लेना, उसके बाद उनको सेलेक्ट करना, सेलेक्ट करके ट्रेनिंग देना, प्लेसमेंट करना, डेवलपमेंट करना, ये सारी इंडक्शन करना, ओरिएंटेशन करना, तो काफ़ी लंबी प्रोसेस हो जाती है नए लोगों को सिलेक्ट करने में, बाहर के लोगों को। ठीक है। तो यानी आप कह सकते हो कि ज़्यादातर जो इंटरनल के एडवांटेज थे वो एक्सटर्नल में डिसएडवांटेज बन जाते हैं, और जो एक्सटर्नल के एडवांटेज हैं वो इंटरनल के डिसएडवांटेज हैं। ठीक है। आपस में ये दूसरे को क्रॉस काट रहे हैं। ठीक है। आज के लिए इस वीडियो में इतना काफ़ी है, यानी इस वीडियो के लिए। हो सकता है मैं आपको इसकी नेक्स्ट वीडियो में आपको कल तक प्रोवाइड करा दूंगा, या हो सकता है रात को ही आपको मिल जाए, डिपेंड करता है मेरे पास टाइम कितना होता है। ठीक है। क्योंकि मुझे दूसरे सब्जेक्ट की भी बनानी होती हैं। आपको मैं बता चुका हूँ पहले भी, फिर से बता रहा हूँ कि इसी चैनल पर आपके 11th क्लास के लिए भी और 12th क्लास के लिए भी अकाउंट्स की भी वीडियो अपलोडेड अवेलेबल है, और इकोनॉमिक्स की भी अवेलेबल है। ठीक है। बीएस पे थोड़े ज़्यादा प्रेशर इस काम इसलिए यही से कर रहा हूँ क्योंकि आप लोगों का 9 तारीख को जो बोर्ड वाले एग्ज़ाम स्टूडेंट हैं 2020 वाले सेशन के, तो उनका 9 जुलाई को पेपर है, तो उनको वो एग्ज़ाम देना है। तो उसके लिए मेरा प्रयास है कि उनको एक प्लेटफॉर्म में प्रोवाइड कराऊँ जिससे वो अपना अच्छे से अच्छा रिवीजन कर सकें, क्योंकि इस समय कोई भी स्कूल नहीं खुल रहा, ना उनको कोई ऑनलाइन क्लासेज मिल रही हैं, ना ही कोई कोचिंग क्लासेज अवेलेबल हैं जिससे वो प्रैक्टिस कर सकें। तो इसलिए मैं उनको फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कराने का प्रयास है। ठीक है। तो इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर करें, क्लासमेट्स के साथ शेयर करें, या आपकी नॉलेज में जो भी 12th कॉमर्स के स्टूडेंट हो CBSE बोर्ड के, जिनका 9 तारीख को पेपर होने वाला है BS का, बिजनेस स्टडीज़ का, तो उनके साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और जो नए स्टूडेंट्स हैं BS के या 12th कॉमर्स के, उनके साथ भी शेयर करें, क्योंकि पढ़ना तो उनको भी है ये सारे चैप्टर्स। ठीक है। तो इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें, और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब भी करें। ठीक है। दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो।